इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि वो ये है कि आप देखेंगे जब आप इसका एनालिसिस करते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, जी। आप मैं अरुणाचल का आपको उदाहरण देके बताता हूं, फिर यहां का भी बताऊंगा कि अरुणाचल प्रदेश में जो वेस्टर्न ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश है वहां पर चीन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी मैं सर रोड। दिखाऊंगा उसको, क्योंकि मेरी तैयारी है आज, तो मैं हाँ, तो डोकलाम में आप भी बहुत अच्छी बात है, और तो तवांग में उनका भी। इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक आ रहा है, जबकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कई जगह पर 400 किलोमीटर दूर है। जी। हमारी योगेश रोड गुप्ता जी, एक लाइन ऑफ सवाल मेरा एक्चुअल आपसे कंट्रोल है। से 400 किलोमीटर जनरल से साहब कम। एक मिनट। योगेश गुप्ता जी, मैंने चूंकि आज इत्तफाकन पटेल साहब की चिट्ठी से गुजर रहा था, तो वो चिट्ठी कहती है पंडित नेहरू को लिखी हुई कि चूंकि तिब्बत के ऊपर चीन का कब्जा हो गया है, तो चीन के पास यह मान के चलिए कि जो कम्युनिस्ट सरकार है, इसमें अगर आप साथ नहीं हैं तो आप दोस्त नहीं है, पहला ये। दूसरा कि चूंकि अब ये हमारे सरहद पर आके खड़ा हो गए हैं, तो ना तो हम इनको लेकर संतुष्ट हो सकते हैं, ना ढुलमुल रवैया अपना सकते हैं। और यह आज से 75 साल पहले की चिट्ठी आज भी मुझे बहुत ही मुफीद लगी। मैंने कहा कि कोट करना चाहिए। लेकिन चीन को लेकर के जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे हैं, चीन बार बार अगर सरहद पर हमसे टकराव मोल लेता है, वो कई तरह की पैंतरेबाजियां करता है, बॉर्डर के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ाता रहता है। चीन डिप्लोमेटिकली हिंदुस्तान को कैसे देखता है, और आज की तारीख में जो स्थितियां हैं उनको आप कैसे आंकते हैं? देखिए यशवंत जी, चीन तो जो है वो शुरू से ही जो है, जो कम्युनिस्ट चाइना है, वो 1949 ऑनवर्ड से जो है उसने इंडिया को हमेशा, उसका परसेप्शन इंडिया के बारे में जो है एक दुश्मन का, एडवर्सरी का रहा है। अब ये अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उनकी सोच अलग थी। उनकी सोच थी कि भाई चीन के साथ दोस्ती करके जो है इंडिया चाइना मिल के जो है वो एशिया के बारे में सोच सकते हैं, एशिया के डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं, शांति के बारे में सोच सकते हैं। तो पंडित जी की सोच जो है बिल्कुल जो ग्राउंड रियलिटीज है उससे अलग थी। तो चाइना ने हमेशा हमें एडवर्सरी पहले भी समझा है और आज भी समझता है। फर्क सिर्फ ये है कि डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम में जो है चाइना ने हमारे साथ टैक्टिकल जो है, जिसे कहते हैं एग्रीमेंट्स करके जो है वो बॉर्डर पे शांति कायम कर ली। खास तौर से जैसे कि 1990s में जब वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीरियड से गुजर रहा था, या फिर अब जबकि उसका जो अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा तनाव है और यूरोप भी जो है अमेरिका के साथ मिल गया है, चाइना थोड़ा अलग सा पड़ गया है। साउथ चाइना सी और ताइवान के ऊपर जो है उसकी काफी टेंशन है अमेरिका के साथ। चाइना की इकोनॉमी भी अच्छी नहीं चल रही है। तो मतलब टेक्निकल रीजंस की वजह से चाइना जो है वो हमेशा थोड़ा बहुत उसने कंसेशंस किए, टेक्निकल एग्रीमेंट्स किए हैं। जी। लेकिन इससे हमें ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि चीन की जो फंडामेंटल पोजीशन है या जो उसका फंडामेंटल उसमें कोई डिसएग्रीमेंट बदलाव है हमारे आएगा? साथ, या उसकी उसके बारे में कुछ बदलाव आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि जो हमारे दोनों मेहमान हैं, वो जो कह रहे हैं कि चीन के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं हिंदुस्तान को लेकर के, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि ये एक नया फेज़ है। माओ के आने के बाद से 1949 में कम्युनिस्ट शासन चीन में आता है, और वो शासन की एक नीति तय होती है, जिसके फाउंडर हैं, जिसके पितामह आप माओ को मानते हैं, माओ त्से-तुंग। हिंदुस्तान में अलग किताबों में लोग पढ़ाते हैं। तो माओ ने जो पॉलिसी अख्तियार की, उसी पॉलिसी पर वहाँ की सरकारें चलती रही हैं, और माओ ही वहाँ के लिए बाइबल हैं, और माओ ही वहाँ के खुदा हैं। तो इसलिए अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये चीन की पॉलिसी माओ की क्या रही। माओ जब चीन में आए तो उन्होंने कहा कि दरअसल तुमको करना है कि एक हथेली और उसकी जो 5 उंगलियां हैं, इनको अपने पास लो, इसको कब्जे में लो। तो हथेली क्या है? हथेली जो है वो तिब्बत है, और तिब्बत पर कब्जे के बाद से जो 5 उंगलियां हैं, उसमें लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, तिब्बत, भूटान और अरुणाचल। तो अगर भूटान और नेपाल को आप हटा दें, क्योंकि ये तो पड़ोसी देश हैं हमारे, तो अरुणाचल, सिक्किम और लद्दाख, यह 3 भारत के ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों पर चीन की नज़र रहती है। तो ये जो 5 उंगलियां और एक हथेली, यह जो माओ ने कहा, उस नीति पर आज भी
चीन चलता है और शी जिनपिंग को लगता है कि वो इतिहास में माओ के बराबर या माओ के कद से आगे निकल जाएं और चीन के इतिहास में जब भी कम्युनिस्ट शासन का जिक्र हो और सबसे बड़े कम्युनिस्ट नेता का हवाला दिया जाए तो शी जिनपिंग को का दिया जाए। इसलिए शी जिनपिंग ने वहाँ के संविधान में बदलाव किए और राष्ट्रपति जो 2 दफ़ा चुने जाते थे, शी जिनपिंग ने उस नियम को ही ख़त्म कर दिया और वो लगातार चुने जाते रहे हैं। अब यह जो स्थिति है, तो आपने लद्दाख देख लिया कि वहाँ स्थितियाँ ठीक हो गई हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिक्किम के पास जो डोकलाम है, जहाँ भूटान है, तो तिब्बत, भूटान और सिक्किम, यह तीनों जो जहाँ मिलते हैं, उस जगह पर डोकलाम में चीन अपना लगातार सेटलमेंट बढ़ाता है उस तरफ अपने हिस्से में, और भूटान के इलाके में वो लगातार अपना कब्जा बढ़ाता चला जा रहा है। तो भूटान में लगभग 22 ऐसी बस्तियां उसने बताई हैं जो भूटान के हिस्से में आती हैं और भारत उसका बार बार विरोध करता है। इसलिए मैं आपको वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाना चाहता हूं, जिन सैटेलाइट इमेजेस के जरिए आपको ये पता चलता है या इस बात का सबूत मिलता है कि चीन ने कैसे डोकलाम के पास अपने इलाके में नहीं बल्कि भूटान के इलाके में आकर के और कंस्ट्रक्शन किया है, वहाँ उसने बस्तियाँ बसाई हैं और फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाया है। और यह जब भी चीन हिंदुस्तान के सरहद के पास, क्योंकि यह चिकन नेक है, जो हिंदुस्तान का सिलीगुड़ी का इलाका है उससे आगे रास्ता जाता है, यहीं डोकलाम है, सिक्किम है, यहीं डोकलाम है और यहीं चीन है, तिब्बत है। तो इसलिए यह पूरा का पूरा इलाका जो हिंदुस्तान के लिए बहुत ही सेंसिटिव है। और ये सैटेलाइट इमेजेस जो आप देख रहे हैं ये उसी इलाके की हैं, ये डोकलाम के आसपास चीनी बस्तियों की हैं और 2022 में आई, 23 में आई, 24 में आई और वो बस्तियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और यह इमेज जो दायरा है उसका वो बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए हिंदुस्तान को इसको लेकर के चिंता रहती है। ऐसे ही अरुणाचल में भी है। तो अरुणाचल के तवांग के इलाके में चीन चाहता है कि वहाँ उसकी गश्त बढ़े, उसको भी पेट्रोलिंग के लिए हिंदुस्तान इजाज़त दे। इसलिए आपने देखा होगा तवांग में 2022 में दोनों फौजों के बीच में टकराव हुआ, हिंदुस्तान के फौजियों ने चीन के फौजियों को मार करके भगाया और जश्न मनाते हुए हिंदुस्तान के फौजियों का वीडियो और दूर भाग करके और पीछे ताकते हुए चीन के सैनिकों का वीडियो आपने देखा होगा। वो ज़बरदस्त वीडियो था जो हिंदुस्तान के जवानों के जोश, उत्साह और उनकी जाबाजी की गवाही दे रहा था। इसलिए एक और आपको ग्राफिक्स में दिखाना चाहता हूँ, एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास चलना चाहता हूँ। चीन जो है, ये क्यों बार बार सवाल हम उठा रहे हैं, क्यों संदेह करते हैं? ये ऐसा मुल्क है जो सिर्फ ज़मीन चुराता है। इसके पास अपनी जो ज़मीन है, आप आज की तारीख में लगभग 96 लाख वर्ग किलोमीटर का देश है और 96 लाख वर्ग किलोमीटर में 41% कब्जाई हुई ज़मीनें हैं। 1949 के बाद से जो कम्युनिस्ट शासन आया माओ के बाद, तो माओ से लेकर के आज तक इस देश ने सिर्फ ज़मीनें कब्जाई हैं। ये कभी टर्की हुआ करता, पूर्वी तुर्किस्तान कहते थे, आज की तारीख में शिनजियांग प्रोविंस है। शिनजियांग किसका? जो हमारे लद्दाख से लगता है, शिनजियांग प्रोविंस। वो शिनजियांग प्रोविंस जो यहाँ से रास्ता सीधा जाता है पीओके से होते हुए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक बलूचिस्तान में, और उसको आप CPEC कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो कब्जाया हुआ है। मंगोलिया का दक्षिणी हिस्सा जो है वो कब्जाया हुआ है। तिब्बत पूरा का पूरा कब्जाया हुआ है। तो यह जितना अक्साई चीन हिंदुस्तान का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है और पाकिस्तान ने 1962-63 में 5,000 स्क्वायर किलोमीटर और दिए, तो 38 और 5 43,000 किलोमीटर का एक बड़ा इलाका जिसको अक्साई चीन कहते हैं वो हिंदुस्तान का है, जो चीन के पास है। और इसने 2062 की लड़ाई के बाद से वो पूरी तरीके से अपने पास रखा हुआ है। और ये हांगकांग और ताइवान, यह दोनों देश हैं। आप बार बार देखते हैं कि ताइवान के आसपास जो है ना, उसके जहाज़ चक्कर लगाते रहते हैं, उसके फाइटर जेट्स उसके एयर स्पेस में दाखिल होते रहते हैं और ताइवान को बार बार धमकी चीन देता रहता है क्योंकि ताइवान उसका हिस्सा है। ये सब ग्रेटर चाइना है और उसी में कहता है कि हथेली को भी अपने हाथ में लो। तो तिब्बत पर कब्जा हो गया है। नेपाल, भूटान, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल, ये जो हैं यह भी चाइना का हिस्सा हैं, ये दावा करता है। और जब कोई देश इस मंशा के साथ अपनी सरकार चलाता है, नीतियाँ बनाता है, तो उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए पटेल की जो चिट्ठी है आज भी मुझे दुरुस्त लगी, इसीलिए उस चिट्ठी को मैंने कोट किया। मैं अपने मेहमानों से कमेंट लेना चाहता हूं। जनरल साहब,
हमारा डिप्लॉयमेंट, हमारी फौजी ताकत और बंदोबस्त ही चीन को रोक सकता है। कमोवेश मैं इस निर्णय पर रहता हूं कि कमजोर होंगे वो चबा जाएगा। जब तक आप मजबूत हैं, उसकी आंखों में आंखें डाल करके उसको बराबर का जवाब देने की हालत में हैं, तब तक चीन जो है अपने पैर पीछे खींचे रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल यशवंत जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए 2017 में हमने पहली बार उनको डोकलाम में ये बात बता दी थी कि ये भारत जो है वो पुराना भारत नहीं है। सर, ये गलवान तो भी, सलामी सर। स्लाइसिंग है। गलवान में भी, गलवान में तो बताया सब पहला जो इनिशियल फर्स्ट टाइम आफ्टर 1967 बता रहा हूं मैं, 7 की बात बाद में बताऊं, वो डोकलाम में 2017 में हुआ, फिर जी। 2020 में हुआ, फिर गलवान में हुआ, फिर अरुणाचल प्रदेश में हुआ। और अब ये जो निर्णय चीन ले रहा है आज की तारीख में डिसएंगेजमेंट का और फर्दर डीएस्केलेशन का, उसकी वजह ये है भारत ने अपनी ताकत टैक्टिकल लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे और नेशनल लेवल पे दिखाई है चीन। योगेश और गुप्ता उसकी जी। वही वजह है। देखिए देखिए यशवंत जी, चीन की ये सलामी स्लाइसिंग वाली टैक्टिक्स उन्होंने अपने विस्तारवाद में हमेशा से लागू करी है। आप देखेंगे वो 2 किलोमीटर आगे आते हैं, फिर 1 किलोमीटर बातों के बाद पीछे चले जाते हैं, 1 किलोमीटर खा जाते हैं। बिल्कुल ये सही उनका सर। वही का रहा है। बस सर, पहली समय की थोड़ी बार तंगी है, इसलिए मैं योगेश गुप्ता जी, मैं आपकी राय लेना चाहता हूं। हिंदुस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो चीन के साथ, मुझे लगता है कि बहुत कोशिश की, 1990 नरसिम्हा राव ने भी की, राजीव गांधी ने भी की और नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी की। खुद मोदी 21 बार मिल चुके हैं। तो लाजमी है चीन के साथ हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो कैसे होने चाहिए, या उनमें कुछ बदलाव आप चाहते हैं कि हो? देखिए यशवंत जी, एक मोटी बात तो पहले ये समझने की जरूरत है कि बैलेंस ऑफ पावर जहां पे भी बिगड़ेगा, यानी एक साइड बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और दूसरी साइड बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी, तो वहां रिलेशन रिश्तों में जो है वो टेंशन आ जाएंगे, जी। जैसे चीन के साथ हो रही है। लेकिन चीन के अलावा अगर आप देखें तो जो हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ है वो भी जितने अच्छे हम चाह रहे थे, जो हमने सोचा था, वैसे नहीं हुआ। क्योंकि वहां पे भी उनको यही लगता है अमेरिका को कि वो कहाँ है और हम कहाँ है। तो चीन के साथ भी मसला वही है कि जो पावर मैट्रिक्स है उसमें चीन हमसे बहुत आगे है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो है अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएं, हम अपनी हम मिलिट्री खुद और को मजबूत टेक्नोलॉजिकल करें। पावर को हिंदुस्तान बढ़ाएं। अगर एक आर्थिक ताकत बनता है दुनिया का तो हिंदुस्तान की बेहतरी है, सामरिक ताकत बनता है तो हिंदुस्तान की बेहतरी है, और साइंस टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान लगातार आगे जाता है तो हिंदुस्तान की बेहतरी है। हिंदुस्तान अगर ताकतवर मुल्क है तभी दुनिया के ताकतवर मुल्क उसको इज्जत देंगे और डर के भी रहेंगे। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।